हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे सोइल इरोजन पार्ट 2। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा है कि मृदा क्षरण क्या होता है, या मृदा अपरदन क्या होता है, या सोइल इरोजन क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि भौतिक रूप से मृदा के कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मृदा क्षरण कहलाता है। और दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है त्वरित। फिर हमने देखा था कि दो कारक हैं जो जिम्मेदार हैं किसके लिए, मृदा क्षरण के लिए। चलिए देखते हैं दो कारक कौन कौन से हैं। दो कारक हैं। पहला कारक हमने देखा, क्या देखा था, वायु द्वारा। किसके द्वारा, वायु द्वारा मृदा क्षरण। और दूसरा कारक आज हम देखेंगे किसके द्वारा, जल द्वारा। जल द्वारा मृदा क्षरण, जल द्वारा मृदा क्षरण। अब देखो समझो, बहुत आसान है। वायु द्वारा में हमने क्या कहा कि जब तेज हवाएं चलेगी और मृदा के कण एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अब उड़कर जाए या रेंगकर, या फिर हवा में निलंबित हो जाए, या उछल उछल के जाए, कैसे भी जाए, इस प्रकार के मृदा क्षरण को हम क्या बोलते हैं, वायु द्वारा होने वाला मृदा क्षरण या वायु मृदा क्षरण भी इसको बोला जाता है। इसमें हमने तीन प्रकार देखे हैं, याद है ना सबको। सतह सपर्ण देखा, कौन सा देखा, सतह सपर्ण देखा। इसमें हमने क्या कहा था कि जिन कणों का आकार 0.5 मिलीमीटर व्यास से ज्यादा होता है वो उड़ तो नहीं सकते, तो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, जमीन पर ऐसे रेंग रेंग के, लुढ़क लुढ़क के, लुढ़क लुढ़क के, लुढ़क लुढ़क के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इस प्रकार के मृदा क्षरण को सतह सपर्ण बोलते हैं। फिर दूसरा हमने क्या देखा, इसमें दूसरा हमने देखा उच्छालन। क्या देखा, उच्छालन। अब क्या होता है, इसके अंदर मृदा के कण 0.1 से लेकर 0.5 mm व्यास वाले होते हैं, मतलब इससे कम होते हैं। अब यार देखो ना, मृदा कणों का आकार छोटा हो गया, हुआ कि नहीं छोटा। तो जब तेज हवाएं चलती हैं, जैसे बालू रेत, रेगिस्तान में जैसे बालू रेत, जब तेज हवाएं चलती हैं तो मृदा के कण पे प्रेशर होगा, दबाव लगेगा, और दबाव की वजह से मृदा का कण उछलेगा, उछला, लेकिन ज्यादा उड़ नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा आकार तो ज्यादा है, फिर नीचे गिर जाएगा। फिर तेज हवा आएगी, लुढ़केगा लुढ़केगा लुढ़केगा, फिर उछलेगा, फिर गिरेगा। तो इस प्रकार से जो मृदा क्षरण होता है उसको हम बोलते हैं उच्छालन। इसके बाद थर्ड हमने देखा था निलंबन। कौन सा देखा था, निलंबन देखा था। और निलंबन में मृदा कणों की साइज 0.1 mm व्यास से कम होती हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, मृदा के कण उछलना तो छोड़ो, जैसे ही हवा चलेगी ना, हवा में गुल हो जाएंगे, मतलब हवा में उड़ते रहते हैं, हमें नजर भी नहीं आते और हमारी आंखों में चले जाते हैं। फिर हम लगा लेते हैं चश्मा, वो कहानी आपको याद होगी। तो इसमें क्या होता है, निलंबन के रूप में, मतलब वायु में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो तीन प्रकार का मृदा क्षरण किसके अंदर होता है, वायु के अंदर होता है, याद हो जाना चाहिए। देखो है ना, वायु द्वारा मृदा क्षरण तीन प्रकार का, पहला सतह सपर्ण, दूसरा उच्छालन और तीसरा निलंबन। अब आज हम बात करेंगे जल द्वारा मृदा क्षरण। तो हेडिंग डाल लो, जल द्वारा मृदा क्षरण। और कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। बहुत आसान है ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। यहां से क्वेश्चन आता है तो देखो, बात करेंगे दूसरे नंबर पर। किसकी बात करेंगे, दूसरे नंबर पर बात करेंगे जल द्वारा मृदा क्षरण की, बाय वाटर। अब इसमें क्या होगा, जो मिट्टी है एक जगह से बहकर दूसरी जगह पर जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा, नदी में देखा होगा, कहीं पर भी आपने देखा होगा, जैसे ढलान इधर है, ढलान किधर है, इधर है। अब पानी का बहाव इधर आ रहा है, तो यहां पर जो मृदा के कण होते हैं, देख पा रहे हो आप, जो मृदा के कण होते हैं ये पानी में क्या होंगे, लुढ़क लुढ़क के, लुढ़क लुढ़क के, लुढ़क लुढ़क के आगे आते रहेंगे। सपोज करो यहां गड्ढा है, तो यहां आकर एकत्रित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से मृदा क्षरण हो रहा है। हो तो मृदा क्षरण रहा है, बट किसके द्वारा हो रहा है, तो देखो ना यार, किसके द्वारा हो रहा है, जल के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा, जल के द्वारा। तो इस प्रकार से जो क्षरण होता है उसको बोलते हैं जल क्षरण, जल द्वारा मृदा क्षरण। अब देखो कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है बौछारी। कौन सा आता है, बौछारी क्षरण। तो हेडिंग डालो बौछारी क्षरण, बौछारी या बौछार या रेन ड्रॉप
सबसे पहला बौछार, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेन ड्रॉप। क्या बोलते हैं? रेन ड्रॉप। इसमें क्या होता है, देखो जब बरसात आती है तो बरसात के एक तरीके से आप देखो, इस तरीके से जमीन पे ये पानी आ रहा है, नीचे पानी आ रहा है, क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। और जब पानी नीचे जमीन पर गिरता है, जब पानी नीचे जमीन पर गिरता है तो ये ऊपर वाली परत आप देख पा रहे हो मृदा की, इस पे जो कण हैं, जैसे पानी की बूंद यहां गिरी धड़ाम से इस कण पे, तो इस कण के क्या हो गए? दो हो गए। क्या हो गए? इस कण के दो टुकड़े हो गए। अब दो टुकड़े होते ही क्या हुआ? धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगा और पानी क्या होगा? बहने लगेगा। और ये कण क्या होंगे? ये कण क्या होंगे? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पड़ेंगे, मतलब जाते रहेंगे। इस प्रकार के मृदा क्षरण को क्या बोलते हैं? बौछार मृदा क्षरण बोलते हैं। अब हो तो पानी के द्वारा रहा है ना, क्योंकि पानी क्या कर रहा है? वर्षा की बूंदे, आपने देखा होगा जब बरसात होती है ना तो खेत के ऊपर वाली जो लेयर होती है, परत होती है, उस पे जो मिट्टी के कण होते हैं वो टूटने लगते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर पानी के द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं। इस प्रकार के मृदा क्षरण को क्या बोलते हैं? बौछारी मृदा क्षरण बोलते हैं। तो आप इसके अंदर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो कहानी ध्यान से समझना। अभी बरसात आई है, क्या हुआ है? बरसात आई है, ये देखो ये खेत है, बरसात का आना प्रारंभ हुआ है। अब जल द्वारा मृदा क्षरण कब होगा? जब पानी होगा। तो पानी तो आ गया ना, कहां से? बरसात से आ गया पानी। अब ये ऊपर वाली परत है, इस पे जो मृदा के कण है ये टूटना प्रारंभ हुए। क्या हुए? टूटना। तो सबसे पहला वर्ग क्या हुआ कि टूटना प्रारंभ हो रहे। तो जो बौछारी जो क्षरण है ये पहली अवस्था है किसकी? जल क्षरण की। किसकी? जल के द्वारा जो मृदा का क्षरण होता है उसकी पहली अवस्था कौन सी है? बौछारी है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो जल क्षरण की पहली अवस्था, या क्षरण की, जल क्षरण की पहली अवस्था है। पहली अवस्था में क्या होगा? पहली अवस्था में देखो ये कण टूटेंगे, क्या होंगे? टूटेंगे, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे और फिर बहकर जाएंगे। आगे की कहानी समझेंगे। आगे इसमें और लिख सकते हो आप, इसमें वर्षा बूंदों के द्वारा इन कणों को तोड़ दिया जाता है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप बोलोगे सर ने तो कुछ लिखा है नहीं समझा दिया। तो नोट्स आप खुद लिखे, जो मैं समझाता हूं आप उनको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख ले। मैंने बोला कि वर्षा के कण क्या करेंगे? जो मिट्टी के कण हैं इनको तोड़ेंगे। तो लिखो वर्षा के कण मिट्टी के कणों को तोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आगे अगर आप इसमें लिखना चाहो तो जो बूंदे होगी, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? वर्षा की बूंदों का है। किसका है? बूंदों का है। मतलब बूंदे जितनी ज्यादा कठोर होगी ना, जितनी ज्यादा मोटी होगी, उतना ही ज्यादा क्षरण होगा। अगर नॉर्मल रिमझिम बारिश हो रही है, इसका मतलब है ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बारिश होती है बहुत भयानक, मतलब थोड़ी सी देर में 15 मिनट में पानी पानी हो जाता है चारों तरफ। अब वो तेज बारिश होती है, छींटे कितने आपने देखा होगा बाइक पे जब चलते हैं ना, ऐसे अंदाजा नहीं लगता। जब बाइक चला रहे होते हैं और जब छींटे आ रहे होते हैं तब पता चलता है कि कितने तेज लग रहे हैं। जब हमें इतने तेज लगते हैं तो सोचो मृदा का क्या होगा। और मृदा के कण क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और इसको पहली अवस्था बोला गया है। कौन सी अवस्था बोला गया है? पहली अवस्था बोला गया है। तो किस पर डिपेंड करता है? वर्षा बूंदों के आकार पे। किस पर? वर्षा बूंदों के आकार पर निर्भर करता है कि मृदा क्षरण या मृदा के कण कितने टूटेंगे। ये पहला हो गया। कौन सा हो गया? पहला हो गया। इसको रफ नहीं करेंगे, दूसरा हम लिख लेते हैं परत क्षरण। अब दूसरी अवस्था इस पे समझेंगे, ठीक है? इसी डायग्राम से समझेंगे। दूसरी अवस्था डाल लो, दूसरी अवस्था, और इसको बोलते हैं परत क्षरण। क्या बोलते हैं? सरफेस या शीत इरोजन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको शीत इरोजन। शीत इरोजन, परत क्षरण। अब देखो पहली अवस्था में क्या हुआ भाई? पहली अवस्था में वर्षा के बूंदों ने अपना कार्य किया और इनका कार्य क्या था? सॉरी, इनका कार्य क्या था? ये जो मिट्टी के कण हैं इनको तोड़ना। अब इनका तो कार्य हो गया, अब अगला कार्य क्या होगा?
ये छोटे छोटे कण हो गए और पानी बहेगा, और पानी बहेगा तो एक बारीक परत के रूप में मिट्टी, आपने देखा होगा खेत के अंदर बारीक परत के रूप में मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर धीरे 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 बहती हुई जाती रहती है। वो कौन सी अवस्था होती है? परत सरण होता है। मतलब मिट्टी एक परत के रूप में, मिट्टी एक परत के रूप में एक जगह से दूसरे जगह पर जाती रहती है। पूरी की पूरी परत आपने देखी होगी। ये जो परत है, ये परत आप देख पा रहे हो पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। इसको बोलते हैं परत सरण या शीत इरोजन। अब बोलो ये कब होगी? जब पहली अवस्था होगी, जब बरसात होगी तभी तो परत जाएगी। अगर बरसात नहीं होगी, पानी नहीं आया तो इरोजन होगा क्या? नहीं होगा। तो पहली अवस्था तो आपकी कौन सी हो गई? बौछार अवस्था हो गई। और दूसरी अवस्था, जल सरण की दूसरी अवस्था अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आता है कि मृदा सरण की पहली अवस्था या दूसरी अवस्था, इस तरीके से। तो दूसरी अवस्था कौन सी होगी? परत सरण होगा। तो इसमें सबसे पहला एरो लगा के लिखो, जल सरण की दूसरी अवस्था। कौन सी अवस्था बालको? दूसरी अवस्था। तो बिल्कुल नोट कर लो और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर होता है? नुकसान सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो देखो ये जो रामलाल का खेत है, ऊपर वाली परत कैसी? बोलो, आप सबको पता है उपजाऊ है, बताई थी लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था ना कि रामलाल का खेत है और उपजाऊ मिट्टी है। अब उपजाऊ मिट्टी है तो इस उपजाऊ मिट्टी की परत एक जगह से दूसरी जगह पर बहकर जा रही है, तो इसमें जो पोषक तत्व होंगे वो भी चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? उपजाऊ परत बहकर एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, जिसकी वजह से रामलाल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो लिखो दूसरा एरो लगा के, दूसरा एरो जल सरण की दूसरी अवस्था। इसमें मिट्टी परत के रूप में बहकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। लिख सकते हो आप इसमें मिट्टी परत के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। इसके अलावा इधर देखो थर्ड पॉइंट क्या देखोगे? जो मैंने बोला, उपजाऊ मिट्टी का काफी ज्यादा नुकसान होता है, काफी अधिक नुकसान होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? क्योंकि सबसे ऊपर परत होती है जिस पर किसान खेती करता है, और जो किसान खेती करता है जिस परत पे, इसी को तो क्या कर रही है बरसात आपकी? तोड़ रही है। टूटेगी तो दूसरी अवस्था आएगी और एक परत के रूप में मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरे के खेत में चली जाएगी। पोषक तत्वों का भी स्थानांतरण होता है। यह होती है दूसरी अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? दूसरी अवस्था। अब देखो ये जो रामलाल है ना, ये रामलाल का खेत है। किसका खेत है? रामलाल का। अब रामलाल खेत में आएगा, सपोज करो खेत में आया, अब देख रहा है बारिश हो रही है। अब बारिश तो हो रही है लेकिन ये परत एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, उसको नहीं दिखाई दे रही। अगर बारीकी से देखेगा ना रामलाल से बैठ के खेत में, तभी उसको दिखेगी, अन्यथा नहीं दिखेगी। कारण क्या है? क्योंकि ये बिल्कुल बारीक परत होती है, बिल्कुल बारीक मिट्टी के कण होते हैं जो जल में बहकर जाते रहते हैं। पता भी नहीं चलता रामलाल को कि कब उपजाऊ मिट्टी दूसरे ज्ञानी लाल के खेत में चली गई। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसमें परत बिल्कुल बारीक परत के रूप में जाती है। तो जो परत लिखा है ना जहां पर आपने मिट्टी की परत, ये कैसी होती है? बिल्कुल बारीक होती है और आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। इधर लिख लो, आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। लेकिन बेटा वो सबसे विनाशकारी हैं। कैसे हैं? ये बात तो आप समझ गए, सबसे विनाशकारी हैं। इस बात को आप खुद समझ गए। कैसे समझ गए? क्योंकि सर यार उपजाऊ मिट्टी जा रही है ना, तो विनाशकारी तो होगी। रामलाल के तो नुकसान हो गया ना। इसके जो पोषक तत्व थे किसके खेत में चले गए? ज्ञानी जी के खेत में चले गए। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा? दो प्रकार के इरोजन किसके अंदर हो गए? जल के अंदर हो गए। याद रखते हुए चलना। पहला कौन सा आया हमारे पास? बौछार आया। दूसरा हम बात कर रहे हैं शीत की। अब इसको थोड़ा रफ करेंगे हम, ठीक है? आप इनको नोट करते रहे, अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर और
आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर, और थर्ड आता है रिल इरोजन। कौन सा आता है? रिल इरोजन। अब कहानी समझना, कहानी धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आएगी आपको, बस सारा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। रिल इरोजन की बात कर रहे हैं, रिल क्षरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिल इरोजन। क्या बोलते हैं? रिल इरोजन बोलते हैं। देखो बाल को, मैंने बोला था वापस रामलाल का खेत का उदाहरण, ये रामलाल का खेत है। सबसे पहले क्या हुआ? ये परत है, ये क्या है? ये उपजाऊ परत है, दिखाई दे रही है सबको। अब इंद्र भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तो क्या हुआ? तेज बारिश हुई, और तेज बारिश हुई तो इन बारिश की बूंदों ने क्या किया? रामलाल के खेत में जो बारीक बारीक कण थे उनको और बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया। ये पहली अवस्था, सारी अवस्थाएं इसी डायग्राम से समझा दूंगा अभी आपको। तोड़ दिया, ये पहली अवस्था हो गई, मतलब बौछारी अवस्था हो गई। अब दूसरी अवस्था क्या करेगी? ये मिट्टी के बारीक बारीक कणों को एक जगह से बहाकर दूसरी जगह पर ले जाएगी। ठीक है, ले जा रही है और आंखों से नहीं देखी जा रही। अब देखो अगली अवस्था आती है रिल क्षरण, और इसमें क्या होगा? रामलाल के खेत में अगर पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है, जल निकास की, तो पानी अपने आप छोटी छोटी नालियां बनाकर बहता रहेगा। क्या करता रहेगा? छोटी छोटी नालियां। देखो एक उदाहरण, ये खेत है। अब इस खेत में सपोज करो ढलान ऐसे हैं, कैसे हैं? ढलान इस तरफ है। अब पानी जो है इस तरीके से बहता 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 इधर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब खेत में क्या बन रही है? ये नालियां बन रही है। क्या बन रही है? छोटी छोटी नालियां बन रही है, बिल्कुल बारीक बारीक। इनसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर खेती करेगा ना किसान, कल्टीवेटर से जुताई करेगा, हकाई करेगा, तो ये नालियां ऑटोमेटिक मिट जाएगी। ये कौन सी अवस्था होती है? यही तो होती है यार रिल अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? रिल अवस्था। मतलब इसमें किसान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नालियां तो बन रही है भाई, नालियां तो बनेगी, लेकिन खेती के मतलब कृषि क्रियाओं के द्वारा इनको समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? कृषि क्रिया। अब अलग से कृषि क्रिया नहीं, कृषि क्रिया का मतलब है भाई किसान हकाई जुताई तो करेगा, हैरो से करेगा, कल्टीवेटर से करेगा, तो आराम से नालियां भर सकती हैं। यह आपको याद रखना है। तो ये कहां पर होती है? बाढ़ वाली मृदा में होती है। नालियां कृषि क्रिया द्वारा मिटाई जा सकती है। बिल्कुल वही बात है जो भी मैंने आपको बताई है। रिल इरोजन में क्या होगा? ये तीसरी अवस्था है, परत के रूप में जा रही थी, लेकिन पानी तेज हुआ, बारिश तेज हुई और पानी नालियों में जाने लग गया और अपना रास्ता खुद बनाने लग गया। और उसने क्या किया? खेत की ढलान के अनुसार उसने नालियां बना ली और पानी नालियों में से होता हुआ जा रहा है। अगर उस पानी को नहीं रोका गया ना, तो एक कंडीशन आएगी कि वो नालियां धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी। आपको पता है, क्योंकि नाली एक बार रास्ता बन गया ना, तो बस सारा पानी वहीं से निकलता रहेगा और वहां की मिट्टी बह बहकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहेगी। उसकी भी बात करेंगे, अगली कहानी की बात करते हैं। ये रिल क्षरण हो गया, पहला बौछार, दूसरा परत और तीसरा रिल क्षरण हो गया। फोर्थ पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? फोर्थ पे बात करते हैं, डी पे बात करते हैं। अवनलिका, अवनलिका, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गली इरोजन। कौन सा इरोजन? गली इरोजन। आ गई है आपको समझ में, ऑटोमेटिक समझ में आ गई क्योंकि समझा दी मैंने। जो एक खेत था, देखो इधर, ये जो खेत है, इस खेत में क्या हो रहा था? तीनों अवस्थाएं हो चुकी है, मतलब ये धीरे धीरे नालियां बनी। ठीक है, 2-3 नालियां बना देता हूं समझने के लिए। इधर ढलान है, अब पानी नहीं रोका गया तो तेज बारिश आ गई, इंद्र भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो गए। और जैसे जैसे तेज बारिश आ रही है, ये नालियां गहरी होती जाएगी ढलान के अनुसार। कैसी होती जाएगी? गहरी। दिखाई दे रही है आप लोगों को? और गहरी हो जाएगी तो कृषि क्रिया कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। गहरी हो गई नालियां, कैसी हो गई? गहरी। और इसी को क्या बोला गया है? अवनलिका या गली इरोजन बोला गया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गलियां बन गई। क्या बन गई? गलियां बन गई। तो याद रखना है आपको अच्छे तरीके से, इस अवस्था में नालियां बनेगी। क्या बनेगी? इस अवस्था में लिखो, इस अवस्था में खेत में नालियां बन जाती है। क्या बन जाती है? नालियां बन जाती हैं। या फिर इस तरीके से लिख सकते हो कि रिल वाली नालियां, रिल वाली नाली का रूप ले लेती हैं, रूप ले लेती हैं। बोलो रूप लिया कि नहीं लिया? ले लिया ना रूप। कैसे लिया है भाई? पहले रिल था, फिर रिल में छोटी नालियां थी, तेज बारिश हुई, इंद्र भगवान और प्रसन्न हुए और नालियां बड़ी बड़ी हो गई। तो कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया। ये कहां पर होता है अधिकतर? अवनलिका,
जहां ढलान वाली जमीन होगी। कैसी जमीन होगी? जहां ढलान वाली जमीन होगी और जहां पर एक तरीके से ज्यादा सरण होता है। अब सरण तो जहां पर ही ज्यादा होगा जहां ढलान वाली है। अब राजस्थान में कहां पर होता है? ये राजस्थान में गली इरोजन होता है कोटा क्षेत्र के आसपास। किसके आसपास? कोटा क्षेत्र के आसपास होता है, चंबल के किनारों पर। क्योंकि क्या होता है, जो पानी होता है ना खेतों का, वो चंबल में आ जाता है। अब चंबल के आसपास जो खेत हैं इस तरीके से ढलान है, तो क्या होगा, नालियां बन बन के वो पानी चंबल में आता है। और अक्सर देखा गया है, मतलब कोई सी भी नदी रिवर देख लो, उसके किनारे पर जो खेत होता है ना, उसमें ये मिलेगा ही मिलेगा आपको इरोजन। कौन सा वाला इरोजन मिलेगा? अवनलिका इरोजन आपको मिलना ही मिलना है। तो गाइस ये थे हमारे दो प्रकार के मृदासरण या दो कारक, एक तो वायु द्वारा और दूसरा जल द्वारा। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से मृदासरण को रोक सकते हैं। तो दो तरीके हैं, आओ सीखते हैं। बहुत आसान है, मृदासरण को कैसे रोकेंगे। तो इसमें दो विधियां आती है, एक तो आता है सस्य क्रियाएं करके और दूसरा आता है यांत्रिक क्रियाएं करके। अब सस्य क्रिया मतलब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो गई, भाई पढ़ के आया हो ना सब। सस्य क्रियाएं क्या होती है? मतलब वही खेती बाड़ी की जो क्रियाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सस्य क्रिया बोलते हैं। तो हेडिंग डाल लो, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण किस प्रकार से हम इरोजन को रोकेंगे। तो दो विधियां आती हैं। पहली विधि आपके पास आती है सस्य विधि। सस्य विधि भाई नाम सुना होगा, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। अब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या होती है? वही जितनी भी खेती बाड़ी की क्रियाएं किसान करता है फसल उगाने के लिए, वो क्या होती है? एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं। अब किस प्रकार से हम इसको रोकेंगे, मृदासरण को कैसे रोकेंगे और ये विधि कहां पर अपनाई जाएगी? सबसे पहला क्वेश्चन स्टार लगा लो, जहां की मृदा ढलान कितनी हो, जहां पर ढलान कितना हो, 2% हो। कितना हो? 2% हो, उनमें हम सस्य क्रियाएं अपना सकते हैं। अब आप बोलोगे सर सस्य क्रियाएं क्या अपना सकते हैं? तो देखो, पहली सस्य क्रिया नंबर 1 डाल के लिखो। इनमें मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस नाम लिखवाऊंगा। सबसे पहली सस्य क्रिया हमारे पास आती है, आप समोच्चय खेती कर सकते हो। क्या कर सकते हो? समोच्चय खेती कर सकते हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मतलब देखो, जमीन की ढलान इस तरीके से है। किस तरीके से? जमीन की ढलान इस तरीके से है और पानी ऊपर से इधर आता है। तब आप इस कंडीशन में क्या करोगे, जो आपकी फसलें लगाओगे वो क्या लगाओगे? इस तरीके से लगाओगे। किस तरीके से लगाओगे? इस तरीके से। जिससे क्या होगा? विपरीत हो गई ना, ढलान के विपरीत खेती करोगे। क्या करोगे? आपकी खेती कैसी होगी? ढलान के विपरीत होगी। ढलान के विपरीत होगी। ये क्या हो गया? समोच्चय खेती हो गई। तो सस्य क्रिया में समोच्चय खेती आप कर सकते हो, ढलान के विपरीत खेती आप कर सकते हो। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है भूपरिष्करण। अब भाई भूपरिष्करण तो करते हैं ना सर, करते हैं कि नहीं करते? टिलेज की बात कर रहा हूं। तो आप बोलोगे टिलेज तो सभी करते हैं। हाँ, सभी करते हैं, बिल्कुल। अब जहां पर मृदा क्षरण होता है वहां पर आप टिलेज करो, लेकिन कैसी? गहरी जुताई करो। कैसी जुताई करो? गहरी जुताई। गहरी जुताई से क्या होगा, अगर पानी आया बरसात का इस खेत में, अब गहरी जुताई की है तो बहुत सारा पानी तो ये खेत ही सोख जाएगा, आपका अवशोषण कर लेगा ना, बाहर बहने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा? मृदासरण आपका रुक जाएगा। मतलब सस्य क्रियाएं करके, क्योंकि ढलान भी कितनी है? 2% है। पहली समोच्चय खेती, ढलान के विपरीत खेती करो। दूसरा भूपरिष्करण, गहरी जुताई करो। इसके अलावा आगे थर्ड लिखो, थर्ड मल्चिंग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या लिखोगे? मल्चिंग लिखोगे। मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या होता है तो बिल्कुल समझो। मल्चिंग में क्या होता है कि जो खेत है, सपोज करो ये वाला खेत है, अब आपको पता है कि बारिश आने वाली है और बारिश आएगी तो इस खेत में ढलान है और मृदा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। इस कंडीशन में आप क्या करो, इसके ऊपर घास फूस कचरा डाल दो या पॉलीथीन भी बिछा देते हैं। क्या बिछा देते हैं? ब्लैक पॉलीथीन बिछा देते हैं। अब बताओ
होगा मृदा क्षरण? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी की बूंदे तो थैली पर गिरी ना, या घास फूस पे गिरी। अब घास फूस पे गिरेगी तो बताओ पहली अवस्था हुई, कण टूटा क्या? नहीं टूटा, क्योंकि घास ने बूंद को रोक लिया। मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे बहकर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो आप मल्चिंग से भी क्या कर सकते हो? मृदा क्षरण को रोक सकते हो। फोर्थ सस्य क्रिया की बात करते हैं और फोर्थ नंबर पे आता है फसल चक्र आप अपनाओ। क्या अपनाओ? फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन क्या होता है भाई? मतलब फसलों को बदल बदल कर बोना। ऐसा नहीं है कि हमेशा रबी का सीजन आया और रामलाल ने गेहूं की बुआई कर दी, ऐसा नहीं करना है। फसल को मतलब बदल के बोना है। जैसे इस बार गेहूं किया अगर मैंने रबी में, तो अगली बार मैं लहसुन कर लूंगा। जैसे सपोज करो खरीफ में मैंने चावल की फसल लिए हैं, तो मैं दूसरी बार सोयाबीन की ले लूंगा। इस तरीके से फसलों को बदल बदल कर बोना है। उससे क्या होता है? मिट्टी की भौतिक दशा में बदलाव होता है और जिसकी वजह से क्या होगा? मृदा क्षरण रुक जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सस्य क्रियाएं हैं। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है पट्टियों में फसल बोना। किसमें? पट्टियों में। पट्टियों में फसल बोना। अब ये भी ठीक उसी प्रकार से मदद करेगी क्षरण को रोकने के लिए। कैसे? ये खेत है, इस खेत में ढलान इस तरीके से है, तो यहां इस तरीके से पट्टियों के रूप में आप खेती करो। ये अलग फसल की हो गई, ये अलग की हो गई, फिर ये अलग की हो गई, फिर ये उसकी हो गई, इस तरीके से। अब क्या होगा? मृदा क्षरण रुकेगा, क्योंकि यहां से मिट्टी यहां आ जाएगी बेकर, फिर ये फसलें रोक लेगी, जड़ें रोक लेगी, तो मृदा क्षरण आपका नहीं हो पाएगा। ये जितनी भी क्रियाएं मैंने आपको बताई, ये 5 क्रिया, ये कौन सी है? सस्य क्रिया है। पहली है समुच्चय खेती, दूसरी है भू परिष्करण, तीसरी है मल्चिंग, फोर्थ है फसल चक्र और फिफ्थ है पट्टियों में फसल बोना। ये हमारे कौन सी हो गई? सस्य क्रियाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी? यांत्रिक विधि की। किसकी बात करते हैं? यांत्रिक विधि द्वारा किस प्रकार से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। यांत्रिक विधि द्वारा किस प्रकार से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो बिल्कुल हेडिंग डालो। इसके अलावा यहां पर सस्य क्रिया में कुछ 1-2 पॉइंट और लिखो आप। सस्य क्रिया, जो सस्य क्रिया है उसमें मैंने 5-6 पॉइंट आपको लिखवा दी। इसके अलावा कुछ फसलें हैं जिनको आप उगा सकते हो, जिससे क्या होगा? मृदा क्षरण रुकेगा। तो देखो कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं? मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। मक्का, ज्वार, बाजरा, इन फसलों के साथ में आप और दूसरी फसलें उगाए। कौन सी फसलें उगाए? दूसरी, जैसे आप उगा सकते हो मूंग, उगाए। दूसरी, जैसे आप उगा सकते हो मूंग उगा सकते हो, ठीक है। इसके साथ आप चौला उगा सकते हो, ठीक है। इसके साथ आप मोठ उगा सकते हो। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये कैसे मृदा क्षरण को रोकेगी, तो समझो बहुत आसान है। जो ऊपर की फसलें मैंने लिखी हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये तो कैसी हैं? इनमें मृदा क्षरण होता है। क्या होता है? मृदा क्षरण होता है, ठीक है। हम बात करें मूंग, चौला, मोठ की, तो ये क्या करती हैं? मृदा क्षरण को रोकती हैं। कारण क्या है भाई? ऐसा क्या जादू है? तो यार इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या है? थोड़ी मजबूत होती है और इनमें राइजोबियम ग्रंथियां भी पाई जाती है, और ये क्या करती है? मिट्टी को जकड़ के पकड़ के रखती है और मृदा क्षरण नहीं हो पाता है। तो क्या करोगे? मक्का, ज्वार, बाजरा के साथ में, ये याद रखना, साथ में कौन सी? मूंग, चौला, मोठ की फसलें उगा सकते हो, जिससे भी क्या होगा? मृदा क्षरण आपका रुक जाएगा। ये भी किसके अंदर लिखना है आपको? सस्य क्रिया के अंदर लिखना है। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, यांत्रिक क्रियाओं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? यांत्रिक क्रियाओं की। पहले नंबर पे सस्य क्रियाएं थी, दूसरे नंबर पे बात करेंगे मृदा क्षरण को रोकने वाली विधि में यांत्रिक क्रिया। हेडिंग डालो, यांत्रिक विधियां। दूसरे नंबर पे यांत्रिक विधि या यांत्रिक विधियां। अब देखो ये कहां अपनाओगे भाई? जैसे सस्य क्रियाएं कहां अपनाई थी? जहां पर ढलान 2% से कम थी। अब इसमें क्या होगा? इसमें जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। जहां पर ढलान 2% से ज्यादा है, बहुत ज्यादा ढलान है, वहां पर आपको ये विधि अपनानी है। अब बहुत ज्यादा ढलान से क्या मतलब है भाई? खेत आपने देखे होंगे ना नदियों के किनारे, कुछ इस प्रकार के खेत होते हैं। अब इनमें भी खेती करता है फार्मर, तो यहां पर कौन सी विधि हम अपना सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखो आप इसमें, सबसे पहली विधि, मतलब यांत्रिक विधियों के अंदर सबसे पहली विधि आप लिखोगे कंटूर खाई बनाना। क्या बनाना? कंटूर खाई बनाना।
कंटूर खाई बनाना। अब इसमें क्या करोगे, ढलान के अनुसार आप खाई बनाओगे। जैसे देखो ये क्या है, खेत है, कोई भी इस तरीके की ढलान है, तो आप क्या करोगे, यहां पर खाइयां बना दोगे। क्या कर दोगे, खाइयां खोद दोगे, जिससे क्या होगा, पानी बेकर आएगा खाई में भरेगा, फिर पानी बेकर आएगा खाई में भरेगा, जो मिट्टी यहां से बेकर आएगी इसी में जमा हो जाएगी, जो यहां से आएगी इसी में जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार की विधि आप अपना सकते हो कंटूर खाई बनाकर। ठीक है, दूसरी यांत्रिक विधि की बात करते हैं। ये आता है जिंग टेरेस। कौन सा आता है, जिंग टेरेस। अब इसमें भी क्या है, ये भी वही एक तरीके से इसी तरीके का खाई बनाने का मेथड है, लेकिन इसमें याद रखना ये अपनाया जाता है 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं में। किसमें भाई, मैंने लिखा ना यहाँ 2% से अधिक। अब अगर 3 से 10% हैं तो जिंक टेरेस आप बना सकते हो। जिंक टेरेस में भी क्या होता है, इस तरीके से खेती की जाती है। मतलब ये सपोज करो कोई पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, और पहाड़ में सीढ़ीदर खेती, आपने नाम सुना होगा सीढ़ीदर खेती का, क्या नाम सुना होगा, सीढ़ीदर खेती। तो जिंक टेरेस ये अलग अलग टाइप की होती है। तो पहला कंटूर खाई बना सकते हैं, जिंक टेरेस हम बना सकते हैं। तीसरी विधि हमारे पास यहां पर आती है, इस खाई का थोड़ा सा डेटा मैं आपको दे देता हूं। मतलब जो ये खाई बनाओगे आप, यहां पर ये खाई है, ठीक है, इस खाई में चौड़ाई आप रखोगे इसकी 60 सेंटीमीटर। कितनी चौड़ाई, 60 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें गहराई की, तो गहराई रखोगे आप 30 सेंटीमीटर। ये डेटा याद रखना, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और गहराई 30 सेंटीमीटर। जिंक टेरेस में 3 से 10 सेंटीमीटर, 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं में जिंक टेरेस विधि अपनाना है। इस तरीके से सीढ़ियां आप बनाओगे। इसके बाद में थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है बेंच टेरेस। कौन सा आता है, बेंच टेरेस। जो बेंच टेरेस है ये कहां पर अपनाया जाता है, ये और ज्यादा ढलान वाली मृदाओं में, मतलब जहां पर ढलान करीबन कितनी है, 16 से 33% है। मतलब ये तो समझ लो पूरा का पूरा पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है। अब पहाड़ पर खेती करना हो गया, क्योंकि ढलान बहुत ज्यादा है। ढलान कैसी है, इस तरीके की ढलान है। अब इसमें बेंच टेरेस अपनाओगे। कहने का मतलब है सीढ़ी दर सीढ़ी, खेत का नाम आपने सुना होगा। मतलब कुछ इस प्रकार से, जैसे कोई ये पहाड़ है, ये सपोज करो सामने वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। अब इसमें आप सीढ़ियां बनाओगे। क्या बनाओगे, अलग अलग सीढ़ियां बनाओगे या पट्टियां बनाओगे, बेंचेस आप बना दोगे। बेंचेस जानते हो, बेंचेस मतलब पट्टी होती है ना, बेंच टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से पट्टी बनाई, इसमें खेती करोगे, फिर इसके ऊपर की पट्टी, फिर इसके ऊपर की पट्टी, फिर इसके ऊपर की पट्टी, जैसे सीढ़ी हो, क्या हो, जैसे एक प्रकार की सीढ़ी हो। ये क्या होता है, आपके बेंच टेरेस। कहां पर अपनाया जाता है, जहां की ढलान कितनी होती है, 16 से 33%। जहां की ढलान होगी वहां पर इस विधि को अपनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है ब्रॉड बेड एंड फरो। 4th नंबर पे ब्रॉड बेड एंड फरो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या होगा इस विधि में, कुछ भी नहीं होगा इस विधि में। जैसे कोई खेत है नॉर्मल, तो उस खेत में हम क्या करेंगे, गहरी 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 लाइनों में फसल की बुआई करेंगे। मतलब जैसे आलू वगैरह की खेती किया आप लोगों ने, आलू लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, उनमें डोलियां बनती है इतनी बड़ी बड़ी, जिससे क्या होगा, अपोजिट लगाओ आप वो डोलियां मृदा ढलान के, जिससे क्या होगा, पानी रुकेगा आपका और मृदा क्षरण आपका नहीं हो पाएगा। तो इस विधि में क्या करते हैं, ऐसे मेड़ बना दी जाती है, जैसे आलू और गन्ना में। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसमें आलू या गन्ना लिख सकते हो। इसके अलावा कपास वाली मृदाओं में भी इसको अपनाया जाता है। कहां पर, कपास वाली मृदाओं में इसको अपनाया जाता है। कपास वाली काली मृदा में अपनाया जाता है। आप सबको पता है, क्वेश्चन आ चुका है कि कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा काली मृदा। जेट में एक क्वेश्चन यहां से एक और आया है कि सबसे ज्यादा दरारें किसमें होती है, तो काली मृदा में होती है। सबसे अच्छी मृदा कपास के लिए काली मृदा होती है। ये कौन सा हो गया, ब्रॉड बेड एंड फरो हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक विधियां बता रहा हूं सारी के सारी, ये सस्य विधियां ही नहीं है, ठीक है, यांत्रिक विधियां हैं। कौन सी है, यांत्रिक विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है वनस्पति प्रतिरोध। कौन सा आता है इसमें, वनस्पति प्रतिरोध। वनस्पति प्रतिरोध। अब वनस्पति प्रतिरोध में क्या होता है, तो बहुत आसान है।
जैसे ढलान है, अब ढलान में मैंने यहाँ पर क्या बनाई, खाइयां बना दी, कुछ भी बना दी, ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पे सपोज करो पट्टियों के रूप में मैं खेती कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या करूंगा, पौधे लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, पेड़ पौधे लगा दूंगा। या फिर ढलान है उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, अगर बंजर जमीन है तो घास ही उगा दूंगा, ताकि घास उगी रहेगी तो यहाँ की जो मृदा है वो बेकर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगी। इसके अलावा इसको काम में भी ले लिया जाता है, हरी खाद के रूप में काम में ले लो, किसी और के काम में ले लो, या इस तरीके से आप खेती कर सकते हो पेड़ पौधे लगाकर। क्योंकि जैसे पेड़ पौधे लगाओगे तो इनकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, जिससे मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह पे नहीं जा पाती है। वनस्पति प्रतिरोध आप अपना सकते हो। घास लगाकर, इसमें लिखो आप, घास लगाकर वनस्पति में। या इसके अलावा फोरेस्ट्री, फोरेस्ट्री का नाम सुना है, फोरेस्ट्री, फोरेस्ट्री मतलब जंगल लगा दो आप, ठीक है। इसके अलावा जुताई गहरी करो, गहरी जुताई करोगी, क्या करोगी, गहरी जुताई। तो ये सारी की सारी विधियां आपके कौन सी हो गई, यांत्रिक विधियां हो गई।